नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अभी आज जो हम लोग देखेंगे वो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये भी। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ओके, तो पहला देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको जैवमंडल आगार कहा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर तुलना किया जाए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तो ये दोनों से बड़ा ही होता है। ओके, और मतलब कि ये कहा जा सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंतर्गत नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कि तुलना में तो बड़ा होता है काफ़ी। ओके, और नेक्स्ट की बात किया जाता है तो इसका क्या मेन एम है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका बनाने का क्या मेन एम है। देखिए, आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में स्थलीय सागरीय क्षेत्र भी आता है इसके अंतर्गत, तथा अजैविक एवं जैविक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण किया जाता है। मीन्स यहाँ पे जैविक एवं अजैविक मतलब क्या है, बायोटिक, अबायोटिक एंड बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना है, तो उस वाले क्षेत्र में उनको संरक्षित किया जाएगा। और जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जैसे माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन हैं, सीज हैं, तो उनको संरक्षित किया जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, इसके अंतर्गत किया जाता है, संरक्षण किया जाता है इन लोगों का। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, अभी बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। ओके, और 10 आर पार्ट ऑफ मैप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मैं आपको भी बताता हूँ। 10 जो है पार्ट है मैप का। ओके, तो मैप क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, एक यूनेस्को का प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पहले तो देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। ये 1971 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका। ओके, और स्टार्ट बाय यूनेस्को, और ये जो मैप प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ओके, सेकेंड पॉइंट, और इसमें क्या किया जाता है कि मैप प्रोग्राम के अंतर्गत जो लोकल कम्युनिटी है और गवर्नमेंट एक साथ मिलके इसमें कार्य करते हैं, और जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है तो उस क्षेत्र में दोनों लोग कार्य करते हैं और उस क्षेत्र को और अच्छे से संरक्षित किया जाता है। ओके, तो ये इनका कार्य हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है और उसमें से 10 है जो मैप के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है मैप के अंतर्गत आ जाएगा तो उसे संरक्षण प्रदान किया जाता, तथा यूनेस्को के द्वारा जो कुछ फंडिंग की जाती है, तो उस वाले क्षेत्र में अगर कुछ विविधता मतलब कि कम हो रहा है, जैव विविधता कम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है, तो उसमें कार्य किया जाता है। ठीक है, उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उसको अच्छे से और संरक्षित करने के लिए उसमें फंडिंग की जाती है और इस तरह बढ़ाया जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं, देखिए, और हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा होगा आपने, अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कराया है। ओके, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने ये डायग्राम भी बनाया है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ ताकि आपके माइंड में फिर से एक चला है। ओके, तो यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सर्कल बनाया गया है, 3 सर्कल बनाए गए हैं। जो बाहर वाला सर्कल है उसको ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, संक्रमण क्षेत्र हिंदी में कहा जाता है। ओके, तो इस वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है, पहले तीनों के बारे में समझ लेते हैं। ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, बीच वाले को बफर जोन कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे बीच वाला जो है इसको कोर जोन कहा जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ट्रांजिशन जोन है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें शेल्टर हो सकता है और एग्रीकल्चर का कार्य हो सकता है और ट्रेडिशनल वर्क हो सकता है। ट्रेडिशनल वर्क मीन्स क्या हो सकता है, जैसे किसी भी क्षेत्र में जनजाति वगैरह रहती हैं, ठीक है, तो वो लोग अपना कह सकते हैं कि भरण पोषण करने के लिए पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वहाँ से वो फल लेते हैं,
और उसके अलावा वुड लेते हैं और अपना घर बनाते हैं, जाके मार्केट में बेचते हैं, इस तरह उनका भरण पोषण होता है। अगर एक बैग से इसको हटा दिया जाए, ट्रांजिशन जोन को वहाँ पे मतलब कहा जाए कि हाँ उस क्षेत्र में जनजाति लोग नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो लोग कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। इसलिए सरकार ने कहा है, ठीक है, सरकार ने कहा है इस क्षेत्र में ट्रेडिशनल वर्क किया जा सकता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल वर्क में। ठीक है, और सेकेंड जो है आपका बफर जोन है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें टूरिज्म किया जा सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा इसमें वर्क किया जा सकता है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है, TER से याद लर्न कर सकते हैं आपको। ठीक है, कि बफर जोन में क्या किया जा सकता है। ओके, और जो कोर होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर क्षेत्र है, यहीं पे कह सकते हैं कि नेशनल पार्क ज़्यादातर बनाया जाता है। ओके, तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी किया जा सकता है, वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, वहाँ पे जाके रिसर्च करेंगे। ठीक है, और एक कह सकते हैं कि बहुत ही कम जगहों पे वो मतलब कि रहते हैं, ताकि वहाँ पे जैव विविधता में नुकसान ना हो। ओके, तो ये मैंने आपको एक बार फिर से यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए, अब मैंने ये जो मैप बनाया है ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये हम आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाएंगे यहाँ पे कि कौन सा, जैसे ये वाला एरिया ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमको इसमें अरेंज करने के लिए आता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बता दिए, 4-5 बायोस्फीयर रिजर्व दे दिया गया और उसे अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो हम लोग ये इसको ऐसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो एक कोल्ड डिज़र्ट है, ठीक है, कोल्ड डिज़र्ट जिसका नाम है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे कोल्ड डिज़र्ट कहाँ पे है अगर आ जाता है, तो बहुत सारे लोग अगर जम्मू कश्मीर यहाँ पे अगर ऑप्शन में आ जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर पे टिक मार देते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जो कोल्ड डिज़र्ट है ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो फौना पाया जाता है वो स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पे पिन वैली भी है। ओके, हिमाचल प्रदेश में ये तीनों आपको तथ्य याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो है यहाँ पे उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी। ठीक है, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ये मैप के अंतर्गत आता है, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से 10 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मैप के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये भी ध्यान देना, एग्जामिनेशन में ये भी पुटअप किया जा सकता है कि मैप के अंतर्गत कौन कौन से, ये भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ दे दिया जाएगा इसमें ऑप्शन में, अब पूछा जाएगा कि कौन सा मैप के अंतर्गत है या फिर कौन सा मैप के अंतर्गत नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर लर्न करना होगा। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया नंदा देवी कहाँ पे है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, और थर्ड आपका चलते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जानते ही हैं, कंचनजंगा सिक्किम में सिचुएटेड है। ओके, तो ये हो गया। और देखिए ये जो है आपका एक मानस है, तो मानस जो कहाँ पे सिचुएटेड है, मानस आप जानते होंगे असम में सिचुएटेड है। ओके, और यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है। ओके, इस वाले क्षेत्र में गोल्डन लंगूर पाया जाता है। अभी हाल ही में मनरेगा के तहत यहाँ पे जब लॉकडाउन लगा था, तो मनरेगा के तहत यहाँ पे गोल्डन लंगूर को संरक्षित करने के लिए मनरेगा के थ्रू वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे, ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए थे, इसलिए लगाए गए थे ताकि ये जो लंगूर होते हैं वहाँ पे वहाँ के पेड़ पौधों पे ही डिपेंड करते हैं। तो वहाँ का पेड़ पौधन एक तरीके से कहते हैं जैव विविधता बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था, तो पेड़ पौधे लगा के उसको कंजर्व किया जा रहा है। ओके, और गोल्डन लंगूर को भी कंजर्व किया जाता है। इसी क्षेत्र में ज़्यादातर ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। ओके, अब मैं इसको जब IUCN स्टेटस के बारे में जब एक लेक्चर होगा तो वहाँ पे मैं इनके बारे में बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं बता सकता मैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिहांग दिबांग। ओके, दिहांग दिबांग कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये सबसे पूर्वी एक तरीके से कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पूर्व में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो ये दिहांग दिबांग है। ठीक है, और उसके बाद डिब्रू सकुआ है। डिब्रू सकुआ भी कहाँ पे है, ये असम में है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ऐसे आ सकता है, लगाने के लिए आ सकता है आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसको लगाइए। ठीक है,
तो ये आपका डिब्रू सखुआ दिहांग दिबांग पहले हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता था दिहांग दिबांग, डिब्रू सखुआ और मानस और कंचनजंगा चारों को अगर दे दिया जाए तो पूरब से ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें लगाएं, तो आप ऐसे ध्यान माइंड मैप के थ्रू इसे लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ओके, सिचुएशन भी इसका लर्न करना है कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है। ओके, तो हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए दिहांग दिबांग कहाँ पे है, दिहांग दिबांग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, डिब्रू सखुआ कहाँ है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा डिब्रू सखुआ जो कि असम में सिचुएटेड है। ओके, उसके बाद मानस आ जाएगा जो आपका कहाँ पे है, ये भी असम में है। ठीक है, तो ऐसे ये फर्स्ट हो जाएगा, डिब्रू सखुआ सेकंड हो जाएगा और मानस आपका थर्ड हो जाएगा। कंचनजंगा मैंने बताया तो ये फोर्थ हो जाएगा। ओके, यहीं पे तो ये वाला पोर्शन आप यहाँ लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नोकरेक आ जाएगा, जो नोकरेक है ये आपका मेघालय में सिचुएटेड है। ओके, और ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सुंदरवन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। यहाँ पे मेनली यहाँ पे सुंदरवन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी वन पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से सुंदरवन इसका नाम पड़ा है, इसका सुंदरवन नाम पड़ा है। ओके, और ये एक मैंग्रोव वन, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मैंग्रोव वन है ये वाला एरिया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही ये सिचुएटेड है, जो सुंदरवन है एक तरीके से कहते हैं ये क्या कहते हैं बांग्लादेश तक ये विस्तृत है। बांग्लादेश में भी बहुत बड़ा भाग सुंदरवन से ढका हुआ है। ओके, तो ये आपका हो गया सुंदरवन। ओके, और ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस एक रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में। और टाइगर का जो IUCN स्टेटस है वो मैं आपको चलिए बता देते हैं, इंडेंजर के अंतर्गत आता है। ओके, देखिए, और ये सिमलीपाल है। सिमलीपाल कहाँ पे है, सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है। ओके, और ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और सिमलीपाल की बात किया जाए तो सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल के आसपास भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और वहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हैचिंग करते हैं अपने एग को। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र हर समय चर्चा में रहता है। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा अचनाकमार अमरकंटक। ठीक है, तो ये आपका MP प्लस छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है। दोनों का कुछ भाग जो MP में सिचुएटेड है और कुछ छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। और ये भी जो है मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ओके, मैंने आपको पहले ही मैप प्रोग्राम के अंतर्गत बता दिया है। मैप क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये शेषाचलम है। शेषाचलम कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे अभी ये मैं बता देता हूँ ये वाला एरिया, उसके बाद जैसे नॉर्थ टू साउथ व्यू लगाने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और ग्रेट निकोबार रिजर्व है, यहाँ पे मेनली एक सॉल्ट लेक क्रोकोडाइल ज़्यादातर पाया जाता है। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्ट लेक क्रोकोडाइल के बारे में बताया हुआ है, किस स्टेटस में है, IUCN के किस स्टेटस में है ये आप बताइएगा। मैंने 3 प्रकार के जो कह सकते हैं क्रोकोडाइल है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो वहाँ पे आपको मतलब कि आप उसको एक बार से रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से वो लेक्चर जाके देख लीजिएगा। तो ये ग्रेट निकोबार हो गया रिजर्व, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। और गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में बताया मैंने, ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। यहाँ पे एक ड्यूगोंग करके फौना पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सी काऊ भी कहते हैं। ओके, ये समुद्र में ही ज़्यादातर मतलब कि ग्रेजिंग करती है, वहाँ पे जो शैवाल होता है उसको वो खाती है समुद्र के अंतर्गत नीचे अंदर। ठीक है, तो इसके यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये आया हुआ था कि ड्यूगोंग IUCN के किस स्टेटस के अंतर्गत आता है, तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा क्रोकोडाइल वाला, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो ये नहीं आया हुआ है, हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि घड़ियाल और क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तरीके से उनका पोचिंग किया जा रहा है, तो ख़त्म होने के कगार पे धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अगस्त मलाई, यहाँ पे अगस्त मलाई कहाँ पे है, ये आपका केरला में सिचुएटेड है, ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है। ओके, ये है नीलगिरी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा नीलगिरी। ये
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के जो है इस तीनों राज्यों के मतलब तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है नीलगिरी। ओके, और ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो आपको मैप प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा आता है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ओके, और कौन सा नहीं आता है तो एक पहले लर्न कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। पहले मैप वाला जो प्रोग्राम के अंतर्गत आता है उसको आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ का नाम जानते हो जो गुजरात में है। ये वाला बहुत ही सॉल्टी एरिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसी वाले क्षेत्र में सॉल्ट का उत्पादन ज़्यादातर किया जाता है। तो और ग्रेट रन ऑफ कच्छ हो गया। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो यही सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये यहाँ पे एक फैक्ट है, इसको लर्न करना होगा। नेक्स्ट है आपका ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 2011 में ये अस्तित्व में है। तो सबसे जो नया वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका पन्ना ही है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि जितने भी मैंने आपको बताया इसमें कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और कौन कौन सा मैप प्रोग्राम के अंतर्गत हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैप प्रोग्राम ध्यान रखना है आपको। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या क्या बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। तो ये मैप प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये ये बहुत तुलना करने के लिए लिया जाता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग इसके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेशनल पार्क है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो मैंने 3 लेक्चर में आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता दिया। तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दूंगा। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।